नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, एग्जाम के लिए अगर आपने वितान के प्रश्न तैयार नहीं किए तो आपका परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाता है और आपके वितान बुक में से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पूरे पैटर्न को पिछले वर्षों के 2024-25 के पेपर्स का एनालिसिस करके, मॉडल पेपर्स का एनालिसिस करके 2026 के, और मैंने 15 ब्रह्मास्त्र प्रश्न तैयार किए हैं। बिल्कुल वितान भाग के 15 ब्रह्मास्त्र प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें अच्छी तरह से समझ लो, सुन लो, ताकि कल परीक्षा में ये कहानी आपको याद रहेगी। अगर ये कहानी आपको याद रही तो निश्चित रूप से आप प्रश्न इनका आंसर लिख पाओगे। देखो, प्रश्न ऐसे हैं कि उस पार्ट से वो प्रश्न बनना ही बनना है, और अगर वो नहीं बना और थोड़ा उल्टा सीधा भी बन गया कहीं से घुमा के, तब भी ये उत्तर आपके बिल्कुल काम आने वाला है। देखो कैसे काम आने वाला है, यहां से समझो प्रश्न क्या है, एक बार समझो, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रकार का प्रश्न आपने कहीं तैयार नहीं किया होगा, लेकिन बिल्कुल टॉपिक पर प्रश्न पूछ लिया, उसकी सार्थकता। तो भाई जूझ जो प्रश्न पाठ है हमारा, इस जूझ का अर्थ ही है संघर्ष, और संघर्ष के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो इस पाठ की सार्थकता को समझ पा रहे हो ना। और एक बात और ध्यान रखना कि जहां तक जूझ की बात है, तो इस जूझ पाठ में आनंद यादव ने जो संघर्ष किया था, और उस संघर्ष में विशेष करके उसके गुरु सौंदलगेकर का जो योगदान था, उसको हम नहीं भूल सकते। प्रश्न कैसा भी आवे, उसमें सौंदलगेकर का नाम जरूर लिखना, जो मराठी के शिक्षक थे। उसमें उनकी माता का योगदान था, दत्ताजी राव का योगदान था, उसके खुद के प्रयास थे, उसके मित्र का योगदान था। ये सारी कहानी आपको याद रख के प्रश्न का आंसर लिखना है। भाई अगर उत्तर लिखते हो तो ये लिखना है कि जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। बिल्कुल जो एग्जैक्ट दे रहा हूं ना आंसर, 1 नंबर में आता है तो थोड़ा छोटा कर देना, 2 में आता है तो ये चल जाएगा, 3 में आता है तब भी ये चल जाएगा। आगे देखो, यह शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। भाई शीर्षक की सार्थकता की बात हो रही है, तो हमें बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अगर थोड़ा बहुत घुमाया जाता है तो आप उसको बदल देना, उत्तर यही काम आ जाएगा। यह शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि इसमें मुख्य पात्र कौन है? आनंद यादव। आनंद आने, स्कूल जाने, पढ़ाई करने और अपनी पहचान बनाने के लिए अपने पिता, अपनी गरीबी और अपनी परिस्थितियों से लगातार जूझ किया था, संघर्ष किया था, और अंततः सफल हुआ, अंततः एक महान कवि बन गया। तो भाई ये प्रश्न बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र प्रश्न है आपकी परीक्षा बोर्ड के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न। हर टॉपिक से हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, 3 टॉपिक ही हैं, और 3 टॉपिक के ये प्रश्न जरूर आपको पढ़ने चाहिए। देखो भाई, दूसरा प्रश्न है कि यशोधर बाबू बार बार सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। अगर आपका प्रश्न आता है सिल्वर वेडिंग पार्ट से, तो उसमें 2 शब्द आपको याद रखने हैं। एक तो सम हाउ इम्प्रॉपर, एक जनरेशन गैप है ना, पीढ़ियों का अंतराल। भाई देखो, वैसे अगर हम देखें ना, तो पीढ़ियों का अंतराल हर जगह हमें जो है वो एक प्रकार से समस्या क्रिएट करता है। यशोधर बाबू कोई बुरे आदमी नहीं है, लेकिन यशोधर बाबू के विचार जो है वो पुरानी परंपरा के हैं, और उनके बच्चे बिल्कुल नई परंपरा के, नई पीढ़ी के, आधुनिक युग की सोच वाले हैं। तो इसीलिए जो है वो वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो अब उत्तर इसका कैसे लिखोगे कि समहाउ इम्प्रॉपर का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जब भी यशोधर बाबू को कोई नई बात, आधुनिक विचार या अपने बच्चों का रहन सहन अपने सिद्धांतों यानी किशनदा के आदर्शों के खिलाफ लगता है, तो वे अपनी असहमति और असहजता जताने के लिए समहाउ इम्प्रॉपर कुछ ना कुछ गलत कहते रहते हैं। भाई जो बात आधुनिक वे में कही जाती है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यशोधर बाबू किशनदा के आदर्शों पर चलते हैं, किशनदा को अपना मेंटर मानते हैं, अपनी पुरानी भारतीय परंपरा और अपने रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए जो भी नई बात आती है, आधुनिक बात आती है, तो उसको जो है वो समहाउ इम्प्रॉपर कह करके टाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न देखो। भाई तीसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो के महाकुंड की बनावट कैसी थी? भाई देखो, जब अगर बात आती हो हमारे अतीत में दबे पांव पाठ की, तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि यहाँ की जो ग्रिड पद्धति है वो बड़ी शानदार है, और दूसरी ये जो समाज व्यवस्था थी या जो नगरीय सभ्यता थी, ये शासन से नहीं चलती थी, ये ताकत से नहीं चलती थी, बल्कि ये समझ
ध्वज से चलने वाली एक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका मतलब यह है कि यह समझ पर आधारित एक बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता थी। अब यहाँ पर बात पूछी है महाकुंड की। अगर प्रश्न कुछ और बनता है तो मैंने जो अभी चीज बताई वो आपको लिखनी है। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था। इसमें पक्की ईंटों का जमाव था और पानी रिसने से रोकने के लिए डामर या तारकोल का लेप किया गया था। यह सामूहिक स्नान या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दत्ताजी राव ने आनंदा के पिता को कैसे समझाया या धमकाया? जो भी प्रश्न आता है बिल्कुल आपको याद रखना है। भाई दत्ताजी राव ने पिता को खूब फटकार लगाई कि वह खुद आवारागर्दी करता है और बच्चे को खेती के काम में झोंक रखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह आनंदा को स्कूल नहीं भेजेगा तो वे खुद उसका खर्चा उठाएंगे और उसको स्कूल भेजेंगे। धमकाया ना, तो फिर उसको भेजना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, 5वां प्रश्न है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना या मूल संदेश। ये मूल संवेदना, मूल संदेश हर टॉपिक का पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। उसको ये प्रश्न जो है ना वो गहरा होता है, क्योंकि भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका संदेश क्या है, आखिर उसका सार क्या है, उसका हमारे लिए उसकी संवेदना क्या है, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में जोड़ा क्यों है, उसका हम वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। तो यहां पे आपको लिखना है कि कहानी का मूल संदेश दो पीढ़ियों के बीच में वैचारिक टकराव को दिखाता है। जनरेशन गैप जैसे मैंने पहले बताया ना, आप याद रखना ये जनरेशन गैप वाला चीज जरूर काम करेगी। यह बताती है कि कैसे आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य और पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं और बुजुर्ग अपने ही घर में हाशिए पर जा रहे हैं। किस तरीके से आधुनिकता की दौड़ में नई पीढ़ी जो है वो हमारे ही परिवार के, अपने ही परिवार के बुजुर्गों की अवहेलना करती है। ये बात जो है वो इस कहानी के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी। यहां पानी के कुएं, लगभग 700 कुएं मिले हैं। बेहतरीन स्नान घर महाकुंड के अवशेष मिले हैं। पानी निकासी की शानदार व्यवस्था थी। जल का इतना सुंदर और वैज्ञानिक प्रबंध होने के कारण ही इसे जल संस्कृति कहा जा सकता है। आप चाहे तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछा जाए या फिर 3 नंबर में आप इसे बिल्कुल शानदार तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, मराठी अध्यापक सौंदल केकर जी का आनंदा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव, और यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव आनंदा के जीवन पर उनके मराठी शिक्षक सौंदल गेकर का था। सौंदल गेकर जी बहुत अच्छी कविता पढ़ाते और गाते थे। उनके प्रभाव से आनंदा के मन में कविता के प्रति रुचि पैदा हुई। उन्होंने आनंदा का आत्मविश्वास बढ़ाया, उसे कविता लिखना सिखाया और उसे एक सफल रचनाकार बनने की प्रेरणा दी। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाई यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच वैचारिक अंतराल यानी जनरेशन गैप का मुख्य कारण क्या था? इस पाठ का मुख्य बिंदु ही यही है, जनरेशन गैप। तो देखो यहां पे लिखना है कि मुख्य कारण पीढ़ी का अंतर यानी जनरेशन गैप है। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं, सादगी और संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिकता, दिखावे और पश्चिमी संस्कृति जैसे सिल्वर वेडिंग मनाना, केक काटना आदि को पसंद करते हैं। तो ये गैप जो है वो दिखाया गया है, और वर्तमान में हम हमारे आसपास सब जगह ये गैप जरूर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, मोहनजोदड़ो की नगर योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का घर, ढकी हुई नालियां और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 10वां कि आनंदा की मां ने उसकी पढ़ाई के लिए क्या साहसिक कदम उठाया। भाई एक औरत के लिए उस जमाने में अपने बच्चे का सपोर्ट करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। बिल्कुल ये हमें जीता जागता उदाहरण इस पाठ में दिखाई देता है। मां जानती थी कि पिता आनंदा को नहीं पढ़ाएंगे, वो उसके व्यवहार से परिचित थी, इसलिए उसने दत्ताजी राव जो गांव के मुखिया थे, देखो कितनी सोच कि मुखिया से अगर मैं प्रेशर डलवाऊं तो बच्चा स्कूल
जा सकता है। तो उसके पास जाकर मदद मांगने का साहसिक कदम उठाया। मां के इसी प्रयास और दत्ताजी राव के दबाव के कारण ही आनंदा स्कूल जा पाया और आनंदा एक दिन बड़ा व्यक्ति बन पाया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई अगला, कि सिद्ध करें कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। मैंने पहले ही बताया ना आपको, यहां पर ताकत के कोई अवशेष नहीं मिले, या शासन पद्धति का कोई अवशेष नहीं मिला, यहां पर हथियारों का कोई अवशेष नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में कोई भी हथियार, सेना, राजा का महल या युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। वहां के लोग हथियारों के बल पर नहीं बल्कि आपसी समझ, व्यापार, नगर नियोजन और शांति के साथ अनुशासित जीवन जीते थे। मतलब एक तरफ तो ये सारी चीजें नहीं मिली और दूसरी तरफ जो जो चीजें मिली है वो आपको लिखना है कि यहाँ पर आपसी समझ थी, यहाँ पर व्यापार होता था, नगर योजना बेहतर थी, शांति के साथ यहाँ पर जो है वो सारे लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे। इसीलिए हम इसे ताकत से शासित सभ्यता कहने की बजाय समझ से शासित सभ्यता कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदाह का क्या प्रभाव पड़ा? भाई किशनदाह का बहुत ज्यादा प्रभाव था। यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदाह का गहरा प्रभाव था। वे किशनदाह को अपना आदर्श मानते थे। उनके सिद्धांत, उनकी सादगी, सुबह की सैर और समाज से कटकर रहने की आदत, ये सब उन्होंने किशनदाह से ही विरासत में सीखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। भाई यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसको समझिएगा भाई, क्योंकि इस सभ्यता में दिखावा या भव्यता नहीं थी। यह मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया जैसे विशाल महल और मंदिर नहीं मिले हैं। यहाँ की कला और विकास आम आदमी की जरूरतों और सादगी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए हम इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न है कि आनंदा को अब अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा था? भाई आनंदा को पहले क्या होता था कि पहले वो खेत में अकेलापन उसे बुरा लगता था, लेकिन जब वह कविताएं रचने लगा तो उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि अकेले में वह जोर जोर से अपनी कविता गा सकता था, नाच सकता था, क्योंकि अभिनय करना पड़ता है ना कविता में, ऐसा कर सकता था और बिना किसी शर्म के अभिनय कर सकता था। इसलिए वो चाहता था मैं अकेला ही रहूं ताकि वो अपना अभ्यास कर सके। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप का क्या महत्व है? अच्छा, ये प्रश्न का इस तरीके से लिखना है कि यह स्तूप शहर के सबसे ऊंचे हिस्से जिसे गढ़ कहते थे पर स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद यानी कुषाण काल में बना था। इसे स्तूप के कारण राखलदास बनर्जी यहाँ आए थे और तब इस महान सभ्यता की खोज हुई थी। तो बच्चों ये थे हमारे 15 इंपोर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको कंप्लीटली करा दिए हैं। अब और कोई टॉपिक अगर आपका रह गया हो, क्योंकि हमने पूरा कोर्स कवर कर दिया है, और कोई टॉपिक रह गया और आप चाहते हो कि वो भी टॉपिक अवेलेबल करा दो तो बिल्कुल मैं करा दूंगा। कमेंट वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और नेक्स्ट जो आपके जो एग्जाम है कल, उस एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार पेपर हो आपका, बहुत ही शानदार परसेंटेज प्राप्त करो आप लोग। और कल जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा पूरे पेपर का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पेपर हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है, हिंदी साहित्य का है, अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।